यानी हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, लेकिन प्लांट के अंदर कोई सिस्टम दिखाई नहीं देगा। तो जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो हैं ये आपके अटेन कर लिए जाते हैं बाय प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस, बाय मॉडिफिकेशन इन सेल वॉल। हम नहीं चाहते हमारा सेल यहाँ पे रिजिड हो, हम चाहते हैं कि हमारा सेल यहाँ पर फ्लेक्सिबल हो, बहुत जल्दी आपका 2 टुकड़ों में टूट जाए। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आप अगर जाइलम को देखो तो ट्रैकीड भी डेड है, वेसल भी डेड है, फाइबर भी डेड है, सिर्फ पेरेन्काइमा जिंदा है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कंपटीशन वाला के अंदर इन द माइंड मैप सीरीज। हम लोग लास्ट सेशन में कंप्लीट कर चुके थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर को और अब हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको समझाया था दैट इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। हम यहां पर फ्लावरिंग प्लांट्स की यानी एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे थे, तो हमने आउटर स्ट्रक्चर देखा एंजियोस्पर्म्स का, जहां हमने रूट की डिस्कशन करी, रूट की मॉडिफिकेशंस की डिस्कशन करी, स्टेम की डिस्कशन करी, स्टेम की मॉडिफिकेशंस की डिस्कशन करी, हमने लीफ की डिस्कशन करी, लीफ की मॉडिफिकेशंस की डिस्कशन करी, एंड देन आफ्टर वी टॉक्ड अबाउट फ्लावर, वी टॉक्ड अबाउट फ्रूट, वी टॉक्ड अबाउट सीड। लेकिन अब बारी है थोड़ा सा अंदर चलने की। अगर आप मोनोकॉट और डाइकॉट की स्टेम को, रूट को, लीफ को देखेंगे तो आपको कुछ डिफरेंसेस एज वेल एज कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई देंगी। अब हर ऑर्गेनिज्म के अंदर के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको एक फील्ड ऑफ बायोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है जिसे हम एनाटॉमी कहते हैं। जब आप एमबीबीएस में सिलेक्ट हो जाएंगे तो फर्स्ट प्रॉफ के अंदर आपको ये सब्जेक्ट दिखाई भी देगा। आपको फिजियोलॉजी पढ़नी होती है, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी होती है एंड एनाटॉमी पढ़नी होती है, जहां आप खुद के ही बारे में जानते हैं। तो यहां पर हम फ्लावर का रेफरेंस लेकर समझने वाले हैं कि एक प्लांट के अंदर क्या क्या मटेरियल फिट है। अब सबसे पहले हम अगर किसी भी पर्टिकुलर प्लांट की बात करें तो उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमंस द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम, यानी हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, लेकिन प्लांट के अंदर कोई सिस्टम दिखाई नहीं देगा। वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी वो ऑर्गन की देखने को मिलेगी। जैसे लीफ जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, स्टेम जो है वो सपोर्ट का ऑर्गन है, रूट जो है ये भी एक ऑर्गन है जो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरे दोस्त, ये आपको ऑर्गन देखने को मिलता है। और एनाटॉमी है क्या? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर, और अगर उस ऑर्गेनिज्म में कुछ अडेप्टेशंस हो रही हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, तो उनकी स्टडी, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर के बिहाफ पर। यार अगर एक प्लांट है, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कांटा डेवलप किया है, एक थॉर्न डेवलप किया है, जो कि सिट्रस और बोगेनविलिया में हो रहा था, तो ये आपका मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है। लेकिन प्लांट के अंदर भी तो कुछ चेंज हुआ होगा। आप उस कांटे को काट करके भी तो स्टडी कर सकते हो कि उस कांटे के अंदर सेल्स किस तरीके से पैक्ड है। सो अल्टीमेटली आप एनाटॉमी में जो भी अडेप्टेशंस हुई हैं, जो भी आपकी मॉडिफिकेशंस हुई हैं, उनकी इंटरनल इन डेप्थ डिस्कशन की बात कर रहे होते हो। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि प्लांट में जो ऑर्गन्स हैं, इनके अंदर टिश्यूज या सेल्स किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। तो द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट यू नीड टू टॉक अबाउट is basically the type of tissues that are present in plants. तो दो तरीके के टिश्यूज हैं जो कि प्लांट के अंदर पाए जा रहे होते हैं। पहले आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी ऐसे टिश्यूज जो कि आपके डिवाइड कर सकते हैं निरंतर, लगातार, बार बार। और परमानेंट टिश्यूज जो कि आपके किन से बनेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की डिवीजन से ही बनेंगे। आपको पता है एक सेल जब डिवाइड करता है तो 2 सेल्स बनाता है। तो एक मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवाइड करेगा तो 2 सेल्स बनाएगा। एक तो वापस मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा जिससे कि मेरिस्टेमेटिक सेल का लॉस ना हो, तो एक तो दोबारा से रीजनरेट हो गया, और दूसरा जो सेल बना दैट विल बिकम परमानेंट। परमानेंट मतलब डिफरेंशिएटेड, इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन चेंज हो जाएगा, ये कोई काम धंधा करने लगेगा। अगर इसको लेट से वाटर ट्रांसपोर्ट का काम दिया जा रहा है तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ये ट्यूब जैसा हो जाएगा, तभी वाटर ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। अगर इसको स्टोरेज का काम दिया जा रहा है तो ये गोलमटोल हो जाएगा। तो ये अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं जिससे कि ये अपने फंक्शन को ज्यादा बेहतर तरीके से जस्टिफाई कर पाए, क्योंकि एक गोलमटोल सेल पे आप कभी भरोसा नहीं करोगे कि ये आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन कर पाएगा। सिमिलरली आप एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि डेड है, उस पर कभी भरोसा नहीं करोगे कि आपके लिए खाना बना देगा। भाई जो चीज डेड है वो आपके लिए खाना कैसे तैयार कर पाएगी?
तो जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो हैं ये आपके अटेन कर लिए जाते हैं बाय प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस, बाय मॉडिफिकेशन इन सेल वॉल, जिससे कि आपका प्रॉपर काम जो है परमानेंट टिश्यूज ये करना स्टार्ट कर दे। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि टिश्यूज होते क्या हैं। हमें पता है कि सेल्स जो हैं ये मिल करके टिश्यू बनाते हैं, यानी टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। लेकिन इनका क्या ओरिजिन सेम होगा? यस, ओरिजिन सेम होता है। रूट के जितने भी सेल्स हैं वो रूट एपिकल मेरिस्टम से बनेंगे, शूट के जितने भी सेल हैं शूट एपिकल मेरिस्टम से बनेंगे। ओरिजिन तो इनका कॉमन होता है। क्या इनका फंक्शन कॉमन होता है? यूजुअली ये सेम तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं यूजुअली। यानी कोई एक सेल लेट्स से एक टिश्यू का है, अगर वो वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है तो दूसरा अगर वाटर ट्रांसपोर्ट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देगा उस फंक्शन को। जैसे जाइलम में 4 तरीके के सेल होते हैं। जाइलम भी एक टिश्यू है जिसमें 4 तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकीड और वेसल। अब ट्रैकीड और वेसल जो है ये तो सच में पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन फाइबर का काम क्या है? इनको सपोर्ट प्रदान करना। पेरेनकाइमा का काम क्या है? खाना पीना स्टोर करना। तो ये भी कहीं ना कहीं उस मेन फंक्शन में ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करते हुए। तो आप ये कह सकते हो कि यूजुअली ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंड रिजल्ट की तरफ ही ये अपने आप को इंक्लाइन करके रखते हैं। एंड दे मे और मे नॉट बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर। हमारे दिमाग में एक जो गलत फहमी है वो ये है कि एक पर्टिकुलर टिश्यू के सारे सेल्स एक जैसे दिखाई देंगे। सारे सेल्स एक जैसे दिखाई दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, दोनों कंडीशंस करेक्ट है। जैसे अगर आप सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात करेंगे जैसे पेरेनकाइमा, तो वहां सारे के सारे सेल्स आइसोडायमेट्रिक होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। अगर पेरेनकाइमा में एक सेल गोल है तो बाकी सेल भी गोल मटोल मिलेंगे, एक सेल अगर ओवल है तो बाकी सेल्स भी लगभग ओवल मिलेंगे, एक सेल अगर आइसोडायमेट्रिक है तो बाकी सेल्स भी लगभग आइसोडायमेट्रिक मिलेंगे, यानी अलग अलग उनकी साइड्स होंगी, राइट। लेकिन अगर आप बात करें जाइलम की, जैसा मैंने बताया 4 अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। नाम है एक सेल का फाइबर, तो पतला और लंबा बाल जैसा होगा। एक सेल का नाम है पेरेनकाइमा, गोल मटोल होगा। पेरेनकाइमा सेल का काम क्या होता है? फूड को स्टोर करना, सिंथेसाइज करना, सिक्रीट करना, तो गोल मटोल होना चाहिए। ट्रैकीड और वेसल है, ट्यूब जैसी होनी चाहिए, लंबी लंबी, वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही हैं, तो सबका शेप और साइज अलग अलग हो गया। तो यहां पर दे मे और मे नॉट बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर, दोनों बातें आपकी करेक्ट हो सकती हैं। तो कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो लगातार आपके प्लांट में सेल्स ऐड करते रहेंगे, जिन्हें मेरिस्टेमेटिक सेल कहा जाता है। लगातार प्लांट में सेल्स ऐड करते रहेंगे मतलब हम लोगों ने चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर द ग्रोथ इज इनडेफिनिट, बहुत लंबे टाइम तक ग्रोथ आपकी चलती रहती है। नए सेल्स निरंतर ऐड होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। रूट के अंदर सेल्स ऐड करने के लिए रूट की टिप पे रूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स है, और शूट के अंदर बहुत ज्यादा सेल्स ऐड करने के लिए शूट की टिप पे शूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स है। यानी कि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ये लगातार डिवाइड करके प्लांट की लेंथ बढ़ाते रहते हैं। तो अगर प्लांट की लेंथ बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है, तो हम क्या कहते हैं? प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। और अगर प्लांट की चौड़ाई बढ़ रही है, गर्थ बढ़ रही है, तो हम उसे कहते हैं कि प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। और एक बात जो आपको स्टार्टिंग से ही समझकर चलनी है वो ये है कि यूजुअली मोनोकॉट्स सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाते, यानी मोनोकॉट्स में तना जो है मोटा आपको नहीं मिलेगा, लकड़ी बनती हुई, वुड बनती हुई आपको नहीं दिखाई देगी, जबकि डाइकॉट के अंदर ये वुड बनती हुई आपको दिखाई दे रही होती है। सेकेंडरी ग्रोथ यूजुअली हो रही होती है, ठीक है। तो यहां पर ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं कैसे होंगे? छोटे छोटे होंगे क्योंकि लगातार डिवाइड करना है। डेंस साइटोप्लाज्म क्योंकि डिवीजन में खूब एनर्जी लगती है। लार्ज न्यूक्लियस जिससे डिवीजन को कंट्रोल किया जा सके, बढ़िया तरीके से न्यूक्लियस इन सेल्स पे कंट्रोल स्थापित कर सके। थिन सेल वॉल क्योंकि बहुत ज्यादा मोटी सेल वॉल हो जाएगी तो सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेल वॉल रिजिडिटी प्रदान करती है एक पर्टिकुलर सेल को। हम नहीं चाहते हमारा सेल यहां पे रिजिड हो, हम चाहते हैं कि हमारा सेल यहां पर फ्लेक्सिबल हो, बहुत जल्दी आपका 2 टुकड़ों में टूट जाए। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। तो आपके जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं जो डिवाइड कर रहे हैं, ये प्लांट की लंबाई भी बढ़ा सकते हैं, दैट इज प्राइमरी मेरिस्टम भी ये बना सकते हैं, और ये चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं, यानी सेकेंडरी मेरिस्टम भी ये बना रहे हो सकते हैं। तो यहां पर अगर ये लेंथ बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है आपकी टर्मिनल जगहों से लेंथ बढ़ रही हो, रूट की टिप पे, शूट की टिप पे, तो ये क्या बना लेते हैं? रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम। या फिर ये बीच बीच में भी पाए जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। फॉर एग्जांपल एक घास है, उस घास को गाय ने ऊपर से खा लिया तो शूट एपिकल मेरिस्टम तो गई, सबसे ऊपर ही तो पाई जाती है शूट पे शूट एपिकल मेरिस्टम। अब गाय घास का सबसे ऊपर वाला पार्ट ही खाएगी पहले,
फिर भी घास अपने आप को रीजनरेट कर लेती है, क्योंकि कुछ शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स के पैचेस पीछे छूट जाते हैं। भाई पहले आपकी ये ग्राउंड लेवल है, ये मेरा जो हाथ है ग्राउंड लेवल है, पहले आपकी स्टेम इतनी लंबी थी तो यहां शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स थे। अब आपकी स्टेम इतनी लंबी हो गई तो यहां शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स है, तो नीचे वाले लेवल पे जहां तक पहले हाइट थी स्टेम की, कुछ सेल्स छूट गए होंगे, बिल्कुल। फिर आपकी इतनी हाइट बढ़ी तो यहां पर 2 पैचेस बन गए होंगे पहले जितनी हाइट थी उस हिसाब से, तो बीच बीच में कुछ सेल्स छूट जाते हैं जैसे जैसे स्टेम लंबी होती हुई चली जाती है। इन्हें इंटरकैलरी मेरिस्टम कहा जाता है। ये दोनों के दोनों ही प्राइमरी मेरिस्टम है, यानी लेंथ बढ़ाने में ही हेल्प करते हैं, चाहे आपके एपिकल मेरिस्टम हो, शूट की एपिकल सेल्स, रूट की एपिकल सेल्स, चाहे आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम हो, हाइट ही बढ़ाते हैं यानी प्राइमरी ग्रोथ ही कराते हैं, तो दे आर प्राइमरी मेरिस्टम। ठीक है, दे आर प्राइमरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम अगर आप देखोगे तो ये गर्थ बढ़ाते हैं यानी चौड़ाई बढ़ाते हैं। तो यहां पर क्या आते हैं, एग्जांपल्स के तौर पे कैम्बियम आते हैं, जो कि है वस्कुलर कैम्बियम, जो कि ऑब्वियसली वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोएम के साथ कनेक्टेड है, एंड आपका कॉर्क कैम्बियम, जो प्लांट की मैच्योरिटी पर कॉर्क बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। ये दोनों जो कैम्बियम है दे आर बेसिकली सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनको लिटरल मेरिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ लिटरली करा रहे हैं, अब लंबाई नहीं बढ़ रही, लिटरल साइडवेज ग्रोथ हो रही है। और सिलेंड्रिकल मेरिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि एक स्टेम को जब आप काटोगे आपको सिलेंडर दिखाई देगा, राइट। एक स्टेम जो है प्लांट की गोल मटोल होती है, एक सिलेंडर जैसी होती है। तो आपका ये जो सिलेंड्रिकल प्लांट है इसकी गर्थ चौड़ाई बढ़ रही है, तो एक सिलेंडर की वॉल्यूम बढ़ रही है, दैट्स व्हाई यू कैन कॉल इट सिलेंड्रिकल मेरिस्टम आल्सो। ये जो परमानेंट टिश्यूज हैं, अब ये तो डिवीजन नहीं कर पाएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यूज बने हैं तो ये डिवाइड नहीं कर पाते, दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, यानी डिफरेंशिएट हो जाते हैं, अपना काम धंधा पकड़ करके बैठ जाते हैं। अब ये जो परमानेंट टिश्यूज है ना, ये आपके सिंपल भी हो सकते हैं, यानी इनमें एक ही प्रकार के सेल्स पाए जा सकते हैं, सारे सेल्स एक जैसे हैं, तो दे आर सिंपल, दे आर हैविंग वन टाइप ऑफ सेल्स। या ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, दैट इज दे हैव मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स, ऐसा टिश्यू जिसमें अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, स्ट्रक्चर भी उनका आपका काफी डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जाएगा। सो जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है ना, जिसमें एक टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, ये हैं फर्दर पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। सबसे आसान तरीके से समझते हैं पेरेनकाइमा क्या है। पेरेनकाइमा प्लांट के किसी भी पार्ट का मेजर हिस्सा तैयार करता है, यानी गोल मटोल आपके सेल्स होंगे जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। भाई अगर सेल्स गोल मटोल हैं तो इनको पैक करना बहुत मुश्किल होगा, इनके बीच में थोड़ा बहुत गैप जो है आपका रह ही जाएगा, जैसे यहां पर ब्लैक कलर के गैप छूट गए बीच बीच में, राइट। ये जो ब्लैक कलर का गैप है ये यहां पर छूट गया ना, तो ये इंटरसेलुलर स्पेसेस यहां पर देखने को हमको मिल रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेरेनकाइमा में यहां देखने को नहीं मिलेंगे। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस थोड़े बहुत यहां पर पाए जा सकते हैं, वैसे यहां पर भी सेल काफी टाइटली पैक्ड है, लेकिन थोड़े बहुत इंटरसेलुलर स्पेस छूट ही जाते हैं। इनका मेन काम है S3। S3 का मतलब सिंथेसिस, यानी बना भी सकते हैं किसी चीज को, खाना तैयार भी कर सकते हैं, यानी आपका फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। दूसरा स्टोरेज, आप कोई चीज बना रहे हैं तो अपने लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और सिक्रीशन, सिक्रीशन मतलब सिक्रीट करके कोई चीज आगे भी पहुंचा सकते हैं और सेल्स को भी दे सकते हैं। तो S3 जो है काम है पेरेनकाइमा का। यहां पे सेल वॉल जो है काफी पतली है और प्योर सेल्यूलोज की बनी हुई है, तो कोई खास डिपोजिशन उसके ऊपर नहीं है, तो ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, थोड़े बहुत इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल सकते हैं। फंक्शन है इनके SSS यानी सिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन। आपका थिन सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है और सेल आइसोडायमेट्रिक होते हैं। आइसोडायमेट्रिक मतलब सारे सेल्स एक जैसे दिखाई देते हैं, एक सेल ओवल है तो बाकी सेल ओवल, एक सेल राउंड है तो बाकी सेल राउंड, एक सेल स्फेरिकल है तो बाकी सेल स्फेरिकल, एक सेल इलोंगेटेड है तो बाकी इलोंगेटेड, एक सेल आइसोडायमेट्रिक है तो बाकी सेल्स आपके किस प्रकार के पॉलीगोनल ही हो जाएंगे, वो भी आपके आइसोडायमेट्रिक हो जाएंगे। ठीक है, अगला है आपका कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में अलग अलग शेप्स हो सकते हैं, है ना, बहुत अलग अलग शेप्स हो सकती है। आपका ओवल भी हो सकते हैं, ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल साइड्स हो सकती हैं, जैसे हेक्सागोन हो गया, रेक्टेंगल हो गया। इनकी तरह मल्टीपल साइड्स भी हो सकती हैं, जैसे रेक्टेंगल में 4 साइड हैं, आपका हेक्सागन में 6 साइड हैं, इस प्रकार के सेल्स भी हो सकते हैं। और इनके कॉर्नर पे एक थिकनिंग होती है, किस चीज की, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टोज की, यानी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की, जो कि इनको थोड़ा सा टफ बनाती है। और ये जो कोलेनकाइमा के सेल्स है ना, ये भी आपके यूजुअली आइसोडायमेट्रिक होते हैं, सारे एक जैसे ही दिखाई देते हैं। एंड यहां पर सबसे खास बात है कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया भी जा सकता है, तो ये ऑब्वियसली फूड बनाने का काम कर रहे होंगे, एसिमिलेशन का काम कर रहे होंगे।
और अगर आपका ये कुछ अलग काम कर रहे हैं तो इनके पास नई चीज क्या है, स्ट्रेंथ। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की यहां पर डिपोजिशन हो रखी है, तो ये स्ट्रेंथ भी प्रदान करते हैं किन पार्ट्स को, प्लांट के उन पार्ट्स को जो लहलहाने का काम करते हैं। आपकी पत्ती लहलहा सकती है पेटियोल के माध्यम से यानी लीफ की डंडी के माध्यम से, और आपकी यंग स्टेम लहलहा सकती है। उन दोनों को झुलाने का काम और टूटने से बचाने का काम किसका है, कॉलेनकाइमा का। तो यहां पर कॉर्नर्स आपके थिक हो रखे होते हैं, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की या पेक्टोज की यहां पर लेयर होती है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं आपका किन को, यंग स्टेम को और पेटियोल ऑफ लीफ को। अगर आप स्क्लेरेनकाइमा की बात करेंगे तो ये सबसे अलग है। यहां पर जो पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा थे ये लिविंग सेल्स थे, ये जिंदा थे, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जा रहा था, तो ये ऑब्वियसली लिविंग होंगे। लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा है ना, ये मैच्योरिटी पर डेड हो जाते हैं। इनमें लिग्निन नाम के एक कंपाउंड की डिपोजिशन हो जाती है, जिसके बाद ये डेड हो जाते हैं, इनका सारा प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो पतले और लंबे फाइबर, एकदम आपके बाल जैसे, तो इनके दोनों एंड्स आपके कैसे होंगे, पतले होंगे। एक फाइबर को अगर आप देखो तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो इनके दोनों एंड्स, ये वाला और आपका ये वाला, ये पतले होंगे, तो ये लंबा और पतला आपका फाइबर है। और गोल मटोल आपका स्क्लेरिड होता है, जिसके बीच पे छोटा सा ल्यूमन है, और आपका बहुत मोटी आपकी लिग्निन की सेल वॉल है, बहुत थिक आपकी सेल वॉल है। और आपका ल्यूमन को बीच की जो कैविटी है, इसको आउटर पार्ट से कनेक्ट करने के लिए काफी सारे पिट्स यानी आपके कनाल लाइक स्ट्रक्चर्स भी पाए जा रहे होते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यूजुअली ये लॉन्ग नैरो यानी पतले और लंबे सेल्स होते हैं विद लिग्निफाइड सेल वॉल एंड फ्यू टू न्यूमरस पिट। अगर आप देखेंगे तो एक जो फाइबर है इसमें 5, 6, 7 पिट्स हो सकती हैं, जबकि आपका जो स्क्लेरिड है इसमें आपकी 20, 25, 30, 50 पिट्स हो सकती हैं। तो आपकी पिट्स काफी कम भी हो सकती हैं जैसे फाइबर के अंदर, और ज्यादा भी हो सकती हैं जैसे स्क्लेरिड के अंदर। तो फाइबर क्या है, आपका थिक वॉल यहां पर लगी हुई है। लिग्निन की इलोंगेटेड यानी लंबे हैं, पॉइंटेड यानी पतले हैं, झुंड में पाए जाते हैं। जैसे एक बाल की कोई अहमियत नहीं है, अहमियत चोटी की है, तो यहां पर आपकी चोटी बन जाती है। और स्क्लेरिड जो है इनमें ल्यूमेन सेंटर पे बहुत छोटा है, तो ये आपके कैसे पाए जाते हैं, ऐसे पाए जाते हैं। ये आपका एक पर्टिकुलर स्क्लेरिड है, ये ल्यूमन काफी छोटा है सेंटर पे, और इसके चारों ओर खूब आपकी थिक वॉल देखने को मिलती है किसकी, लिग्निन की। तो ये जो रेड में बना रहा हूं रीजन, ये क्या है, ये आपकी सेल वॉल है जिसपे लिग्निन डिपॉजिट हो चुका है। तो इतनी मोटी तो है आपकी सेल वॉल, और सेंटर पे आपका छोटा सा जो है ये क्या है, ल्यूमन है। और इस सेंटर को पेरीफेरी से जोड़ने के लिए क्या है, काफी सारी बीच में आपकी कैनाल्स बनी हुई होती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, पिट्स कहते हैं, है ना। इस प्रकार से यहां पर इस प्रकार से छोटी छोटी पिट्स बनेंगी जो इस ल्यूमन को बाहर के इलाके से जोड़ रही होंगी। ये आपका स्क्लेरिड है, इसमें इतनी मोटी आपकी थिक सेल वॉल पाई जाती है। तो ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। किनको, समझिए कि आप शाम को एक मस्त जगह पर बैठे हैं, अब आप क्या चाहते हैं, शाम को आपको क्या मिल जाए, चाय मिल जाए, तो लीव्स ऑफ टी, साथ में भाई कुछ नाश्ता मिल जाए, तो आपके भुने हुए मटर और भुने हुए अगर आपको मूंगफलियां मिल जाएं तो मजा आ जाए। तो मूंगफलियां मतलब नट्स, यानी आपका फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। मटर मतलब भुने हुए मटर मतलब आपके लेग्यूम्स, लेग्यूमिनस प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल मटर ही तो है। तो आपका लेग्यूम्स का जो सीड कोट है वो, एंड इंटरनेट मिल जाए यानी आपका जीपीएस मिल जाए, है ना। इंटरनेट से रिलेट करने की कोशिश करो कि हाँ भाई रील्स आराम से बैठ करके स्क्रॉल कर रहे हो, तो जीपीएस मतलब गुआवा, पियर और सपोटा नाम के जो फ्रूट्स हैं, इनका पल्प ये इतने टाइट, इतने ज्यादा डेंस इसीलिए होते हैं क्योंकि इनमें आपका स्क्लेरेनकाइमा पाया जा रहा होता है। यहां तक अगर आप रिवाइज करना चाहें तो एक बार रिकॉल करा देता हूं। प्लांट में दो तरीके के टिश्यूज हैं, एक जो निरंतर डिवाइड करते रहते हैं, इन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। तो ये प्लांट की लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, यानी आपका प्राइमरी मेरिस्टम भी हो सकते हैं। अब लेंथ बढ़ाने के लिए एकदम प्लांट की ऊंचाई पर और नीचाई पर पाए जा सकते हैं, यानी शूट की एपेक्स पर और रूट की एपेक्स पर पाए जाते हैं, जिन्हें शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम कहा जा सकता है। बीच बीच में भी पाए जा सकते हैं, जिन्हें आपका इंटर कैलरी मेरिस्टम कहा जाता है। इंटर मतलब बीच में, कैलरी मतलब मैच्योर्ड टिश्यूज, यानी मैच्योर्ड टिश्यूज के बीच में भी ये पाया जा सकता है, जो ग्रास में रीजनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करके परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं, जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है, मॉडिफाई हो जाते हैं, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली अपना काम धंधा पकड़ के बैठ जाते हैं। अब इस परमानेंट टिश्यूज में भी सारे सेल एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, वन टाइप ऑफ सेल्स हो सकते हैं, जैसे पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा।
स्क्लेरेनकाइमा भी दो टाइप के थे, आपके फाइबर्स और स्क्लेरिड। और आपके ये जो परमानेंट टिश्यूज हैं कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में भी 4 डिफरेंट टाइप के आपके सेल्स होते हैं, फ्लोएम में भी 4 डिफरेंट टाइप के आपके सेल्स होते हैं। दोनों में जो कॉमन चीज है वो क्या है? जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। यहां पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जाइलम में, ट्रैकिड और वेसल, और आपका फ्लोएम में होते हैं कंपेनियन सेल और आपका सीव ट्यूब। जो जिम्नोस्पर्म्स है ना, उनमें वेसल्स नहीं होती। यानी अगर आपको कहीं वेसल दिखाई दे रही है, आप श्योर हो जाओ कि एंजियोस्पर्म की बात चल रही है। पहली बार आपके जाइलम और फ्लोएम कहां देखने को मिले थे? टेरिडोफाइट्स में, पर उतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं थे। जिम्नोस्पर्म्स में भी पूरे डेवलप नहीं हुए, वेसल्स एब्सेंट है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा कर रहा होगा वहां पर? ट्रैकिड, राइट। एंजियोस्पर्म्स में आपको ट्रैकिड वेसल दोनों देखने को मिलते हैं। सिमिलरली अगर आप जिम्नोस्पर्म्स की बात करो तो आपके पास सीव ट्यूब नहीं है कंप्लीट, आपके पास सीव सेल्स है ना, आपके पास कंपेनियन सेल नहीं है, आपके पास थोड़े लोअर लेवल के सेल्स है, एल्ब्यूमिनस सेल्स हैं। यानी सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल एंजियोस्पर्म की पहचान है, जिम्नोस्पर्म तक में भी ये नहीं होते। अब ये चारों चीजें होती क्या है? यहां पर फाइबर, पेरेन्काइमा, ट्रैकिड, वेसल, फाइबर, पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, ये होते क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आप जाइलम की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका फाइबर एंड पेरेन्काइमा। जाइलम फाइबर क्या है भाई? जैसा हमने फाइबर पढ़ा, स्क्लेरेन्काइमा में थिक वॉल्ड होंगे, लिग्निन की सेल वॉल होगी, यहां पर ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन होगा, यानी ल्यूमन काफी छोटा है। ऑब्लिटरेटेड मतलब इसके ऊपर बहुत मोटी आपकी थिक सेल वॉल है, तो आपका ल्यूमन जो है बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड नहीं है, राइट। तो ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन है। सेप्टेट या एसेप्टेट हो सकता है, जैसे आपका फंगस का स्ट्रक्चर होता है ना, तो वहां पे हाइफा जो है इट कैन बी सेप्टेट, बीच बीच में वॉल लगी हो सकती है एक बहुत बड़े फाइबर के, और एसेप्टेट यानी वॉल नहीं भी लगी हो सकती है, कंप्लीट आपका फाइबर हो सकता है। दोनों प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती हैं, राइट। अगर आप देखें फाइबर यहां पर फ्लोएम में, तो ये जो फाइबर है ये आपका यूजुअली बहुत बाद में डेवलप होते हैं, लेकिन हां इनको मार्केट में कमर्शियलाइज किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। तो फ्लोएम फाइबर जो है इनको बास्ट फाइबर कहा जाता है, और इसीलिए फ्लोएम को भी प्यार से बास्ट बुला सकते हैं। बास्ट फाइबर्स के एग्जांपल्स क्या है? आपका जूट, फ्लेक्स, हेम्प, जो हम जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं। जूट की रस्सी बनती है। फ्लेक्स जो आप देखते हो कि बड़े बड़े होर्डिंग्स टंगे होते हैं, वो बेसिकली फ्लेक्स के बनते हैं, है ना। ये आपका क्या है? सन हेम्प। तो यहां पर ये जो कमर्शियलाइज्ड फाइबर्स हैं, जो मार्केट में बिकते हैं अपनी स्ट्रेंथ की वजह से, इतने पावरफुल फाइबर्स आपको फ्लोएम से मिलते हैं। अगर आप पेरेन्काइमा की बात करो तो कैसे होंगे पेरेन्काइमा? आपका इनके काम क्या थे? S3 आपका सिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन। तो ये स्टोर करते हैं अलग अलग चीजों को, जैसे स्टार्च है, फैट है यानी खाने पीने की चीजें हैं, और टेनिन है यानी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कुछ फिनोलिक्स हैं जिनको टेनिन कहा जाता है ना। और रे पेरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं? रे पेरेन्काइमा मतलब रेडिएशन जैसे पेरेन्काइमा। अगर एक स्टेम को आप ऐसे देखो, एक पेड़ था जिसको अगर हम काटेंगे तो गोल उसकी स्टेम दिखाई देगी। अगर मैं ऐसे आपकी गोल स्टेम बना लूं एक पेड़ की, तो उसमें सेंटर से आपके इस स्टेम की चौड़ाई में हर सेल के पास पानी पहुंचाने के लिए रे पेरेन्काइमा सेल्स होंगे। भाई हम कहते हैं अगर मैं एक पेड़ हूं तो मेरे अंदर जाइलम तो है ही पानी को ऊपर भेजने के लिए, करेक्ट। तो मैं पानी को ऐसे सेंट्रल एक पाइप से तो भेज रहा हूं, लेकिन साइड वाले सेल्स का क्या? पेड़ तो बहुत मोटा है, तना तो बहुत मोटा है, तो रे पेरेन्काइमा सेल्स आपकी रेडियली क्या कर रही होती हैं? आपका पानी पहुंचा रही होती हैं। अगर आप देखेंगे यहां पर तो ये आपके इलोंगेटेड सेल्स होंगे, टेपर्ड सेल्स होंगे। यानी इलोंगेटेड मतलब अब पेरेन्काइमा यहां पे गोल मटोल नहीं होगा, इलोंगेटेड होगा, क्योंकि शेप इसकी कुछ भी हो सकती है, राउंड हो सकती है, ओवल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, इलोंगेटेड हो सकती है, और आपकी पॉलीगोनल हो सकती है। तो इलोंगेटेड मतलब आपका डब्बे जैसा सेल होगा, कॉर्नर थोड़े से पिचके हुए होंगे, है ना। यहां पर ये आपका क्या स्टोर करता है? आपका यहां पर टेनिन ना स्टोर करके रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज यानी चिपचिपे सब्सटेंसेस, दूध जैसे व्हाइट कलर के जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं वो सब स्टोर कर रहा होगा। मोनोकॉट्स में यूजुअली ये जो आपकी फ्लोएम पेरेन्काइमा है ये एब्सेंट होती है, बिकॉज ये जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है ना, ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, तो आपका यहां पर ये एब्सेंट हो जाते हैं। तो ये भी मोटा मोटा स्टोरेज में ही हेल्प कर रहे हैं। और ये आपके इलोंगेटेड और टेपर्ड क्यों है? क्योंकि यहां पर लंबे लंबे कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं, उन्हीं के साथ आपका ये जो पेरेन्काइमा है एसोसिएटेड होता है। तो ये भी उसकी देख देख के करतूते खुद भी लंबा हो जाता है।
अगर यहां पे देखेंगे मेन चीज आपके ट्रांसपोर्ट के लिए तो क्या है जाइलम में, ट्रैकिड और वेसल। वेसल क्या है, जैसा नॉर्मली कोई पाइप होता है घर में, वो आपका वेसल है। समझ लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पानी पहुंचाना है और आपके जो दोनों स्पॉट्स हैं इनके बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है और आपके पास 3 पाइप्स हैं 4-4 मीटर के, तो आप क्या करोगे, चारों पाइप्स को जोड़ दोगे, मतलब है ना, या 3 पाइप है अगर 4-4 मीटर के तो उन तीनों पाइप्स को जोड़ दोगे जिससे कि 12 मीटर का एक लंबा पाइप बन जाए, बीच में से थोड़ा ढीला छोड़ के डेस्टिनेशन तक पहुंचा दोगे। यही करते हैं। तो हम एक छोटे पाइप पे वॉल्व लगाकर दूसरा पाइप कस देते हैं, उस पे वॉल्व लगाकर तीसरा पाइप कस देते हैं, जिससे छोटे छोटे पाइप से एक बड़ा पाइप बन जाए और सारे पाइप्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इसी तरीके से कनेक्टेड होते हैं आपके वेसल मेंबर्स। जो छोटे छोटे पाइप है वो वेसल मेंबर्स हैं जो मिल करके पूरी लॉन्ग ट्यूब बनाते हैं जिसे वेसल कहा जाता है। ये डेड होते हैं, यानी यहां पर भी लिग्निन की वॉल आपकी प्रेजेंट होती है। एंड ये जो ट्रैकिड है ये भी आपका लंबा सा पाइप है, लेकिन दोनों साइड से क्या है, थोड़ा सा पिचका हुआ है, एकदम लॉन्ग पाइप की तरह नहीं है। दोनों आपके यहां पर क्या है, टेपर्ड एंड्स है। और इसमें भी आपकी वॉल लगी रहती है, थिकनिंग्स लगी रहती है, किसकी, आपकी लिग्निन की। यानी आप अगर जाइलम को देखो तो ट्रैकिड भी डेड है, वेसल भी डेड है, फाइबर भी डेड है, सिर्फ पेरेन्काइमा जिंदा है। बाकी तीनों पे आपकी लिग्निन की डिपोजिशन है, यानी सिर्फ और सिर्फ पेरेन्काइमा आपका जिंदा है। और यहां पे अगर आप देखो तो पेरेन्काइमा जिंदा होता ही है, फाइबर आपका डेड होता ही है, ये हमें पता है। यहां कंपेनियन सेल भी जिंदा है, सीव ट्यूब भी जिंदा है। तो यहां अगर आप देखोगे तो 3 चीजें मरी हुई हैं, एक जिंदा है। यहां देखोगे 3 चीजें जिंदा है, एक चीज आपकी बस मरी हुई है। यहां पे देखोगे सीव ट्यूब को तो ये भी आपकी वेसल की तरह है। जैसे छोटे छोटे वेसल मेंबर्स मिल करके एक वेसल बना रहे थे, वैसे छोटे छोटे सीव ट्यूब एलिमेंट्स मिलकर के एक पूरी सीव ट्यूब तैयार करते हैं। सीव ट्यूब की एक खास बात है, इसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है, आपको पता है न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है। सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए वो कौन कंट्रोल करेगा, कंपेनियन सेल। इसीलिए इसका नाम कंपेनियन सेल पड़ा, क्योंकि कंपेनियन है सीव ट्यूब का, ये साथी है, कंपनी है सीव ट्यूब सेल की। तो यहां पर इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, तो आपका बेसिकली कंपेनियन सेल जो एक तरीके का पेरेन्काइमेटस सेल ही है, ये भी आपका लिविंग सेल ही है। ये आपका सीव ट्यूब की प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करता है। सीव ट्यूब सेल्स लंबे लंबे होते हैं तो इनमें बड़ा सा वैक्यूल होता है हर प्लांट सेल की तरह, तो इनका साइटोप्लाज्म कोने पे ढकेला जाता है और न्यूक्लियस इन पे है नहीं, तो ज्यादा जगह कौन घेरेगा, आपका वैक्यूल ही घेरेगा। अदरवाइज आपका न्यूक्लियस थोड़ी बहुत जगह घेर रहा होता। कंपेनियन सेल और क्या चीज करता है, प्रेशर ग्रेडियंट तैयार करता है फॉर द सीव ट्यूब सेल। कोई भी चीज कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अगर आपको सीव ट्यूब में पानी लोड करना है तो आपको वहां पर प्रेशर कम रखना होगा, जिससे हाई प्रेशर वाली जगह से सीव ट्यूब में पानी आ सके। और अगर सीव ट्यूब से आपको पानी कहीं पर भेजना है या आपको फूड कहीं पर भेजना है तो वहां हाई प्रेशर होना चाहिए। तो वहां हाई प्रेशर रखने का काम भी कौन करेगा, कंपेनियन सेल। तो ये रेगुलेट भी करता है आपकी सीव ट्यूब की प्रॉपर्टीज को, एज वेल एज ये प्रेशर ग्रेडियंट जो है, प्रेशर ग्रेडियंट ये भी आपका मैनेज करता है। और ये दोनों आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं, पिट फील्ड से। समझ लीजिए ये सीव ट्यूब है, ये आपका क्या है, आपका कंपेनियन सेल है। तो इन दो सेल्स के बीच में ना आपकी इस प्रकार से ब्रिज बनी होती है जिसे क्या कहते हैं, पिट फील्ड। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल आपकी क्या है, वॉल्स है, लंबे लंबे सेल हैं दोनों, है ना। तो इनके बीच में इस प्रकार से आपका कनेक्शन होता है जो दोनों सेल्स को लंबाई से कनेक्ट कर रहा होता है। लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स पे ये पिट फील्ड्स देखने को मिल रही होती हैं। दिस इज अबाउट योर जाइलम एंड फ्लोएम विच आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब अगर आप देखें तो ये जो जाइलम है ना, जो पहले जाइलम बनती है, प्राइमरी जब प्लांट की ग्रोथ हो रही है तो उसे प्राइमरी जाइलम कहा जाता है, और जब प्लांट मैच्योर हो गया, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो उसे सेकेंडरी जाइलम कहा जाता है। प्राइमरी जाइलम में भी जब प्लांट एकदम जन्म ले चुका है, मतलब बीज उग चुका है, उस टाइम पर पहले जो प्राइमरी जाइलम आई उसे प्रोटोजाइलम कहेंगे। प्रोटो मतलब पहले आई, और बाद में जो आती है थोड़ी, जब प्लांट थोड़ा लंबा हो जाता है, इसे मेटाजाइलम कहते हैं। तो इन दोनों के अरेंजमेंट के हिसाब से आप अलग अलग नाम देते हैं कंडीशंस को। तो यहां पर प्राइमरी जाइलम जो है ये क्या होंगी, पहले बनी हुई आपकी प्रोटोजाइलम और बाद में बनी हुई आपकी मेटाजाइलम। अगर आपका प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है तो इसे एंडार्च कंडीशन कहा जाएगा, जो स्टेम में पाई जाती है। तो आप याद कैसे करोगे, स्टडी से, स्टडी कर रहे हो इस चीज की, STD, यानी यहां पर ST मतलब स्टेम, एंडार्च मतलब
यहां पर डी, यानी एंडार्च कंडीशन हमेशा स्टेम में पाई जाएगी, जहां प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ। और अगर आप देखोगे यहां पर उल्टी कंडीशन, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, तो ये कंडीशन पाई जाएगी आपकी रूट में। इसे एग्जार्च कंडीशन कहा जाता है। कैसे याद करोगे? आप चाहते हो कि आप डॉक्टर बनो, तो आपकी प्रेस्क्रिप्शन स्लिप पर क्या लिख कर आएगा? आरएक्स लिखा आएगा। किसी भी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन स्लिप पर आरएक्स लिखा होता है। आर मतलब रूट, एक्स मतलब आपका क्या हो जाएगा? एग्जार्च कंडीशन, आरएक्स। तो स्टडी मतलब स्टेम में एंडार्च कंडीशन, यानी प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ। आपका आरएक्स मतलब रूट में एग्जार्च कंडीशन, जो कि जस्ट उसका उल्टा है। यहां पर भी देखेंगे तो प्राइमरी फ्लोएम भी कैसी हो सकती है? पहले जो बनी वो प्रोटोफ्लोएम, बाद में जो बनी वो आपकी मेटाफ्लोएम, है ना। ये क्या होती है? प्रोटोफ्लोएम पहले बनती है तो इसमें नैरो सीव ट्यूब होती है, पतली, बहुत कम खाना ले जा सकती है। और बाद में जो बनती है मेटाफ्लोएम, इसमें आपकी चौड़ी सीव ट्यूब्स होती हैं, ये आपका ज्यादा खाना ले जा सकती हैं, इसीलिए मैच्योर्ड है, बाद में तैयार हुई है। ठीक है, ये है आपका एक ओवरऑल एनालिसिस अलग अलग टाइप के टिश्यूज का। अब हम पढ़ लेते हैं टिश्यू सिस्टम को। अगर आप एक प्लांट को देखें तो उस प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी? एक प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर जो है वो होगी एपिडर्मिस। लेट्स से एक पेड़ है, उस पेड़ के तने को हम काट दें तो एक गोलाई में हमको सारा का सारा पेड़ दिखाई देगा। तो ये जो गोलाई हमको दिखाई दे रही है, इसमें सबसे बाहर वाली जो लेयर है पेरीफेरी की साइड, वो क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर क्या पाए जाते हैं? कॉर्टेक्स के लेयर्स, और उसके अंदर पाए जाते हैं सेंट्रल लेयर्स या इनर लेयर्स। तो पहले है सबसे बाहर आपका एपिडर्मिस, उसके अंदर पाए जा रहे हैं कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स स्टेम के अंदर मल्टीपल लेयर्स में बटा हुआ होता है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे मेन कॉर्टिकल लेयर्स, और कॉर्टिकल लेयर्स के सबसे अंदर वाला जो लेयर है, कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली जो लेयर है, वो है एंडोडर्मिस। तो नाम से ही सबका पोजीशन के बारे में हमें अच्छा आइडिया लग सकता है। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, एपी मतलब सबसे बाहर, फिर एपी के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टिकल लेयर्स, और एंडो मतलब अंदर की साइड, तो एंडोडर्मिस। और उसके अंदर पाए जाते हैं पेरीसाइकिल के सेल्स, आपका वस्कुलर बंडल यानी जाइलम एंड फ्लोएम, और सबसे सेंटर पे पिथ। ये एक अरेंजमेंट है पूरे के पूरे आपके बेसिकली सेल्स की। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां पर थोड़ा बहुत आइडिया हमको लग सकता है। ये रूट है, पर आपको छोटा सा आइडिया बता देता हूं। सबसे ऊपर आपकी एपिडर्मिस, फिर आपके कॉर्टेक्स की लेयर, कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर क्या हो गई? आपकी एंडोडर्मिस, फिर आपका पेरीसाइकिल, फिर सेंटर पे आपका पिथ, और इस पेरीसाइकिल रीजन में ही पाए जाते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। ये एक पूरा का पूरा आपका रूट का क्रॉस सेक्शन है, जो हमने यहां पर छोटा सा बनाकर देखा है। करेक्ट। सिमिलरली आप अगर स्टेम का क्रॉस सेक्शन देखना चाहें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये बाहर हो गई आपकी एपिडर्मिस, अंदर की साइड आपकी हो जाएगी हाइपोडर्मिस, है ना। फिर इसके अंदर क्या हो जाएगी आपकी, है ना, कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल वाले रीजन में हो जाएंगे आपके वस्कुलर बंडल, ये क्या हो जाएगी आपकी पिथ हो जाएगी, सेंट्रल पार्ट। सेम चीज आपको यहां पर भी देखने को मिल रही है। करेक्ट। तो हमने ये सारी बातें क्यों करी? हमने ये सारी बातें इसीलिए करी क्योंकि जितने भी सेल्स है एक प्लांट के किसी भी ऑर्गन में, वो 3 अलग अलग टिश्यू सिस्टम्स में डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान टिश्यू सिस्टम कौन सा है? वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यानी ऐसा टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम से कनेक्टेड है, दैट विल बी कॉल्ड एज वस्कुलर टिश्यू। सिंपल सी बात है। तो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है पकड़ना सबसे आसान है। इसमें जाइलम और फ्लोएम जो आपको दिख जाए वो वस्कुलर टिश्यू है, उसके अलावा बाकी सारे अलग टिश्यूज होंगे। तो हमने देखा था कि डाइकॉट में आपकी सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, यानी इट इज ओपन टू ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ कौन करा रहा था? पहली स्लाइड में बताया था, कैम्बियम। आपका यहां पर हमने देखा था क्या करा रहे थे सेकेंडरी ग्रोथ? आपके वस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। तो अगर यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है डाइकॉट में, इफ इट इज ओपन टू ग्रोथ, तो क्या इसमें कैम्बियम की लेयर पाई जाएगी? यस, इसमें कैम्बियम पाया जाएगा। तो ओपन वस्कुलर बंडल उन्हें कहा जाता है जहां जाइलम और फ्लोएम के बीच में, वस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम की लेयर पाई जाती है। और क्लोज्ड वस्कुलर बंडल उन्हें कहा जाता है जो कि ग्रोथ के लिए क्लोज्ड है, जो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करना चाहते। तो मोनोकॉट में जो जाइलम है आपका सेंटर पे, फ्लोएम है पेरीफेरी पे, इनके बीच में कोई कैम्बियम की लेयर नहीं है। लाइन मैंने सिर्फ इसीलिए बनाई है जिससे जाइलम और फ्लोएम के बीच का हम फर्क दिखा सके। राइट। सो ये है आपका ओपन वस्कुलर बंडल, कैम्बियम प्रेजेंट है। ये है आपका क्लोज्ड वस्कुलर बंडल, कैम्बियम एब्सेंट है। अब ये जो आपके
बेसिकली जाइलम फ्लोएम है, ये सेम रेडियस पे भी पाए जा सकते हैं और डिफरेंट रेडियस पे भी। जैसे अगर मैं एक रेडियस बनाऊं, यहां पर देख लेते हैं, बहुत आसानी होगी। यहां पर ये आपका सेंटर की तरफ जाइलम है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं। यहां सेंटर की तरफ जाइलम है, बाहर की साइड फ्लोएम है, सेंटर की तरफ जाइलम है, बाहर की साइड फ्लोएम है, सेंटर की तरफ जाइलम है, बाहर की साइड फ्लोएम है। अगर मैं सेंटर से एक यहां पर एक्सिस बनाऊं, सेंटर से एक यहां पर एक्सिस बनाऊं, है ना, या यहां पर बना लेता हूं, तो क्या ये जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे आ रहे हैं? जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे आ गए। सेंटर से अगर मैं यहां पर बनाऊं तो क्या जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे आ गए? बिल्कुल आ गए। अगर मैं यहां पर बनाऊं तो क्या जाइलम फ्लोएम आपका सेम रेडियस पे आ गए? बिल्कुल। तो ये जो सेम रेडियस पे आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम जॉइंट हैं। जाइलम और फ्लोएम जॉइंट हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है कंजॉइंट वस्कुलर बंडल। इसे कहा जाता है कंजॉइंट वस्कुलर बंडल। कंजॉइंट, जहां सेम रेडियस पे आ रहे हैं, डिफरेंट रेडियस पे हैं तो इन्हें रेडियल कहा जाएगा। तो कंफ्यूजन यहां पर आती है। रेडियल वस्कुलर बंडल मतलब डिफरेंट रेडियस पे। जैसे यहां पर देखने की कोशिश करिए, ये जो आपको ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है, दिस इज जाइलम और फ्लोएम यहां कहीं पर आपका मौजूद है, यहां कहीं पर बीच में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो अगर मैं यहां पर एक एक्सिस बनाऊं, यहां पर सिर्फ जाइलम आया, यहां पर फ्लोएम है तो यहां सिर्फ फ्लोएम आया, जाइलम नहीं आया। यहां आपका सिर्फ फ्लोएम आया, जाइलम नहीं आया। यहां सिर्फ आपका जाइलम आया, फ्लोएम नहीं आया, राइट। यहां पर आपका जाइलम आया, फ्लोएम नहीं आया। यहां आपका सिर्फ फ्लोएम आया, जाइलम नहीं आया। तो आपको क्या देखने को मिला? डिफरेंट रेडियस पे ये अरेंजमेंट देखने को मिली। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेडियल वस्कुलर बंडल। आर फॉर रेडियल कहां पाया जाएगा? रूट में। तो आर फॉर रेडियल कहां पाया जा रहा है? मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट हम लोग दिखा रहे हैं ना, मोनोकॉट रूट है ये, डाइकॉट रूट है। तो रेडियल कहां आया? रूट में। और कंजॉइंट कहां आता है? स्टेम में। ये स्टेम दिखा रहे हैं हम लोग, तो कंजॉइंट यहां पर आया, स्टेम में आया। करेक्ट। रेडियल सिर्फ रूट में होता है, कंजॉइंट आपका कहां होता है? स्टेम और लीफ में होता है। तो ये आपको समझना है, ये आपको यहां पर दिखाया गया है वस्कुलर टिश्यू के अंदर। तो जाइलम और फ्लोएम आपका वस्कुलर टिश्यू बनाते हैं, सिंपल सी बात है। दूसरा जो आपका टिश्यू है यह है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मतलब बाहर की जो एपिडर्मल लेयर है और अंदर का जो जाइलम फ्लोएम है, इसको छोड़ के जो भी है दुनियादारी में, ऑल ऑफ द थिंग्स आर ग्राउंड टिश्यू। यानी यहां पर अगर मैं देखूं तो ये वाला हमारा एपिडर्मल लेयर है, ये वाला हमारा क्या है? जाइलम, 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 फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम। इनको छोड़ करके जो बचा, ये वाला सारा का सारा पार्ट, ये वाला सारा का सारा पार्ट, इसके अंदर भी ये जो जाइलम और फ्लोएम के बीच के सेल हैं, पित्त के सेल हैं, जितना भी मेजर पार्ट बचा, दैट इज ग्राउंड टिश्यू, दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मिस और वस्कुलर टिश्यू को छोड़ के जो भी बचा, दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अगर आप देखें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आता है, तो आपके एपिडर्मल सेल आएंगे, सबसे बाहर की लेयर के सेल्स आएंगे जो कि आपके इलोंगेटेड है, बस खड़े की जगह पड़े हैं आपके लंबे लंबे सेल्स, हैं आपके लंबे लंबे सेल्स। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? एपिडर्मल सेल्स हो जाएंगे। अब एपिडर्मिस में अगर आप लीफ देखोगे तो लीफ के आउटर एपिडर्मिस पे क्या है? स्टोमेटा। तो लीफ में एपिडर्मिस के साथ स्टोमेटा कंसिडर करोगे। एपिडर्मल अपेंडेजेस यानी अगर रूट की आप बात कर रहे हो तो एपिडर्मिस से क्या निकलेगा? रूट हेयर फॉर एब्जॉर्प्शन। स्टेम की अगर आप बात करोगे तो क्या निकलेगा? स्टेम हेयर, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकोम टू रिड्यूस द वाटर लॉस, टू रिड्यूस द ट्रांसपीरेशनल लॉस। यानी स्टेम से क्या निकल सकता है? स्टेम हेयर। रूट से क्या निकल सकता है? रूट हेयर। लीफ से क्या निकल सकता है? आपका स्टोमेटा। ये तीनों चीजें एपिडर्मिस से ही निकल रही हैं, तो एक तरीके से एपिडर्मिस के साथ ही तो कनेक्टेड है। जैसे अगर आप रूट की बात कर रहे हो तो यहां पे क्या निकल रहा है? रूट हेयर निकल रहा है, रूट हेयर निकल रहा है। यहां क्या निकल रहा है? रूट हेयर निकल रहा है, रूट हेयर निकल रहा है, रूट हेयर निकल रहा है, राइट। रूट हेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। स्टेम में आपको स्टेम हेयर दिखाई देंगे जिन्हें ट्राइकोम कहा जाता है। लीफ में आपको स्टोमेटा दिखाई देंगे। तो अगर आप एपिडर्मिस को देखो तो यूजुअली सिंगल लेयर होती है, यहां भी सिंगल लेयर की बना रखी है हमने, वहां भी सिंगल लेयर की बना रखी है ना। और आपका कवर करती है प्राइमरी प्लांट बॉडी को। पैरेनकाइमेटस यानी जिंदा सेल होते हैं आपके, एक जैसे होते हैं, आइसोडायमेट्रिक, और आपका क्यूटिकल से भी सराउंडेड हो सकते हैं। लीफ में भी वाटर लॉस के लिए क्यूटिकल हो सकता है। कच्ची जो स्टेम है, हरी भरी स्टेम, वहां पर भी वाटर लॉस को रोकने के लिए क्यूटिकल हो सकता है। रूट में क्यूटिकल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां से तो पानी अंदर आएगा। तो पता लगा शाण पट्टी लगा करके क्यूटिकल लगाई रूट के ऊपर, तो पानी भी तो अंदर नहीं आ पा रहा, वो तो ऑर्गन है ही वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, तो वहां क्यूटिकल लगाने की गुस्ताखी हम लोग नहीं करेंगे। रूट में क्यूटिकल आपका नहीं होता। अगर आप देखें यहां पर तो स्टोमेटा कैसा होता है? एक लीफ जो है उस पर छोटा सा पोर होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। और स्टोमेटा को आपका कौन कवर कर रहे होते हैं? गार्ड सेल। ये जो बीन शेप सेल है, डाइकॉट के अंदर इन्हें गार्ड सेल कहा जाता है, मोनोकॉट के अंदर ये डंबल शेप होते हैं। तो ये आपके जो गार्ड सेल है यहां पर बीन शेप, इनकी अंदर वाली वॉल अगर आप देखो तो काफी मोटी है,
तो अंदर वाली वॉल जो है काफी मोटी है और बाहर वाली वॉल कंपैरेटिवली पतली है, ठीक है। और इन गार्ड सेल में क्या होते हैं, काफी सारे आपके क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, तो ये आपका फोटोसिंथेटिक नेचर भी अपना शो कर सकते हैं। ये आपका मेन स्टोमेटा है, ठीक है, जिसके साइड में है गार्ड सेल और इसके साइड में कुछ और एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई होकर क्या बना सकते हैं, सब्सिडियरी सेल्स बना सकते हैं, सब्सिडियरी सेल्स आपके बना सकते हैं। ये आपका बेसिकली स्टोमेटा जो कि लीफ में पाया जाता है। अगर आप रूट और स्टेम के हेयर्स की बात करें तो रूट हेयर जो है यूनिसेलुलर होगा और डेलिकेट होगा, आपका हल्का सा होगा, एक ही सेल है तो आपका बहुत पतला सा होगा, तो यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, सीधे सीधे हैं, सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा स्टिफ नहीं होते। लेकिन अगर आप स्टेम हेयर की बात करोगे तो आपका सीधे सीधे भी हो सकते हैं, यानी अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टेम जैसे टफ होगी तो ये भी स्टिफ हो सकते हैं, कई बार सिक्रेटरी भी हो सकते हैं, कुछ छोटी मोटी चीजें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी यहां से निकल सकती हैं, सो दे कैन बी सिक्रेटरी, दे कैन बी सॉफ्ट और टाइट, दे कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, लेकिन यूजुअली होते हैं मल्टी सेल्यूलर, इसीलिए यहां पर मैंने मल्टी सेल्यूलर कंडीशन बनाकर दिखाई है, स्टेम हेयर बनाया है और यहां पर आपकी ब्रांचिंग दिखा रखी है विद मल्टी सेल्यूलर कंडीशन, जिससे आपको ये चीजें याद रहे। ये आपका मेन पार्ट है टिश्यूज एंड टिश्यू सिस्टम जो कि आपको पढ़ना है। And now the most important part is the difference between the dicot and monocot root, dicot and monocot stem, dicot and monocot leaf, जो कि आपको एनसीईआरटी पढ़ के अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप टिश्यू सिस्टम को अच्छे से देख लेते हो। तो अगर आप ये डायग्राम हाथ से बना लेते हैं तो आपको काफी चीजों में ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मैं आपको बता देता हूं, ये जो रूट है ये आपकी मोनोकॉट की रूट है और ये जो रूट है ये आपकी डाइकॉट की रूट है। सर कैसे बताया दोस्त, ये मैंने ऐसे बताया कि मोनोकॉट की जो रूट होती है ना, इसमें आपके जो जाइलम के बंडल्स होते हैं ये 6 से ज्यादा होते हैं, यहां 8 बंडल्स लगे हुए हैं, 6 से ज्यादा बंडल्स यानी पॉलीआर्क कंडीशन होती है, राइट। एंडार्क एक्सार्क हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो यहां पे ये जो कंडीशन है यहां पर रूट के अंदर ये आपकी कैसी होगी, आर एक्स एक्सार्क कंडीशन होगी यहां पर, है ना। तो एक्सार्क कंडीशन है लेकिन मल्टीपल यहां पर जाइलम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो 6 से ज्यादा अगर आपको जाइलम की यहां पर पैचेस देखने को मिलती हैं तो आप कहते हैं पॉलीआर्क कंडीशन, और यहां पर सिर्फ 4 ही देखने को मिल रहे हैं, यानी डाइकॉट में कंपैरेटिवली कम होते हैं। मोनोकॉट में पिच थोड़ी बड़ी होती है, डाइकॉट में पिच आपकी एकदम नेग्लिजिबल सी होती है। मोनोकॉट में आपके रूट हेयर कंपैरेटिवली कम होते हैं, डाइकॉट में आपके रूट हेयर ज्यादा होते हैं थोड़े से। अगर आप देखेंगे तो बाकी चीजें लगभग लगभग आपकी कॉमन होती हैं। अगर आप रूट की बात करेंगे तो ऊपर एक लेयर एपिडर्मिस, ऊपर एक लेयर एपिडर्मिस, अंदर बहुत सारा कॉर्टेक्स, क्योंकि रूट में आपका बेसिकली हाइपोडर्मिस वाली अरेंजमेंट होती नहीं है ना। आप अंदर बाइफर्केशन यूजुअली नहीं करते, पूरे को आप कंप्लीट को कॉर्टेक्स ही बोल देते हो, राइट। तो यहां पर आप चाहो तो हाइपोडर्मिस काट के कॉर्टेक्स ही लिख सकते हो। यहां पे ज्यादातर प्लांट्स के अंदर हाइपोडर्मिस और ये सारी अरेंजमेंट नहीं होती, अंदर के लेयर्स को आप कॉर्टेक्स ही कहते हो। हाँ, कॉर्टेक्स की जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसको आप एंडोडर्मिस कह रहे थे, इसको आप एंडोडर्मिस कहते हो। और ये एंडोडर्मिस है बहुत खास, क्योंकि ये क्या बनाती है, यहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि सुबरिन नाम के केमिकल की डिपोजिशन से बनती है, जो कि आपका पानी के बेसिकली बहाव को रोक सकती है, क्योंकि ये वैक्सी लेयर है। तो ये एंडोडर्मिस के जो सेल्स हैं ये बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, तो कोई इंटरसेल्युलर स्पेस इनमें नहीं होता, दोनों जगह पर ही बैरल शेप्ड होते हैं, डब्बे जैसे होते हैं, यानी गोल मटोल नहीं होते कि थोड़ा बहुत स्पेस बच जाए, जैसे यहाँ पे बचा हुआ है। तो कॉर्टेक्स तो आपकी पेरेन्काइमेटस थी, ऐसा नहीं होता, यहाँ पर बहुत भिचे भिचे से सेल्स होते हैं, आसपास बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, बैरल शेप डब्बे जैसे सेल्स होते हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से एक दूसरे के साथ पैक हो जाते हैं। और यहाँ पर सुबरिन की कोटिंग हो रखी होती है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, बेसिकली कैस्पेरियन स्ट्रिप कहा जाता है। अंदर आपके पेरिसाइकिल के सेल्स है ना, और यहां पर आपके खूब सारे जाइलम है, बीच में छोटे छोटे फ्लोएम के पैचेस हैं। तो जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे नहीं आ रहे, यानी रेडियल वस्कुलर बंडल है। आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट, मैंने आपको बताया था रेडियल वस्कुलर बंडल रूट में होता है, एकदम करेक्ट बात है। अब ये आपकी डाइकॉट की रूट है, तो डाइकॉट की रूट, डाइकॉट में तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो यहां पर ये जो पेरिसाइकिल रीजन है ना, यहां से आगे चल के आपकी सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है। तो यहां पे आपके कंजक्टिव टिश्यू के सेल्स पाए जाते हैं, जो कि आगे चल के सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो इट इज वेरी एविडेंट कि आपका
यहाँ पर कुछ अलग प्रकार के सेल्स तो जरूर होंगे जो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कर रहे होंगे। तो कुछ बेसिक आपको डिफरेंसेस याद करने होते हैं, जैसे यहाँ पे रूट हेयर कम, यहाँ पे रूट हेयर ज्यादा, यहाँ पे पिथ आपकी बड़ी, यहाँ पे पिथ आपकी छोटी, यहाँ पे आपका पॉलीआर्क अरेंजमेंट, यहाँ पे जाइलम के पैचेस कम। यही आपके मेजर आपके क्या है डिफरेंसेस हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। एक बार इस डायग्राम को अपने हाथ से जरूर बनाइएगा। अगर मैं बात करूं स्टेम की, तो स्टेम में आपका सबसे पहले बाहर की साइड एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और यहां पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, और यहां पर आपको देखने को मिलती है डाइकॉट स्टेम, यहां पर आपको देखने को मिलती है मोनोकॉट स्टेम। ऑलराइट, तो यहां पर डाइकॉट स्टेम है, मोनोकॉट स्टेम है। तो डाइकॉट स्टेम में आपने देखा एक रिंग बन रही है कंप्लीट, सारे के सारे जो वस्कुलर बंडल हैं एक रिंग में अरेंज्ड है। लेकिन यहां पर क्या है, आपके सारे के सारे वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है। आपके छोटे साइज के जो वस्कुलर बंडल हैं ये आपके कोने पे हैं, और बड़े साइज के वस्कुलर बंडल जो हैं ये आपके कहां है, आपके सेंटर की साइड मौजूद है। इस तरीके की अरेंजमेंट आपको देखने को यहां पर मिलती है। यहां पर जो आपकी हाइपोडर्मिस है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो हाइपोडर्मिस है ये किसकी बनी हुई है, ये आपकी कॉलन काइमा की बनी हुई है। इन डाइकॉट इट इज बेसिकली कॉलन काइमेटस हाइपोडर्मिस, इट इज कॉलन काइमेटस हाइपोडर्मिस। और यहां पर आपका वस्कुलर बंडल के अराउंड बंडल शीथ सेल्स और ये हाइपोडर्मिस किसकी होती है, दोनों ही चीजें स्क्लेरेन काइमा की बनी होती हैं। तो आप देख सकते हो स्क्लेरेन काइमेटस हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेन काइमेटस हाइपोडर्मिस जो आपको देखने को मिलती है। तो ये कॉलन काइमा की है, ये स्क्लेरेन काइमा की है, यानी आपकी डेड थिक आपकी हाइपोडर्मिस आपको देखने को मिलती है ना। अंदर की साइड अगर आप देखोगे तो डाइकॉट में आपको क्या देखने को मिलती है, एंडोडर्मिस विच बेसिकली फॉर्म्स द स्टार्च शीथ। एंड यहां पर अगर आप देखोगे तो पिथ काफी बड़ी है, यहां पर भी ग्राउंड सब्सटेंस खूब आपका भरा हुआ है। इस प्रकार की अरेंजमेंट हमको यहां पर देखने को मिलती है इन बोथ द स्टेम्स। तो इनको भी आप एक बार अच्छे तरीके से अपने हाथ से ड्रॉ करके देखेगा, तब जाके आप इनको अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। यू कैन मेमोराइज द थिंग्स ओनली व्हेन यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम ऑन योर ओन। जब एक बार अपने से देखोगे कि हाँ भाई एपिडर्मिस बनाई सिंगल लेयर, फिर हाइपोडर्मिस बनाई, आपकी कॉलन काइमेटस है डाइकॉट के अंदर, स्क्लेरेन काइमेटस है मोनोकॉट के अंदर, उसके बाद अंदर चल करके क्या बनाई, कॉर्टेक्स की काफी सारी लेयर्स बनाई, फिर क्या बनाई, एंडोडर्मिस बनाई। तो आपका डाइकॉट के अंदर क्या है, दैट इज बेसिकली द स्टार्च शीथ। तो एस अल्फाबेट से आप याद कर सकते हो कि आपका रूट में क्या बना रही थी, सुबरिन की लेयर, और स्टेम में क्या बना रही है, आपकी स्टार्च शीथ बना रही है। देन उसके अंदर चलोगे तो पेरीसाइकिल के सेल्स मिलेंगे, देन उसके बाद और अंदर चलोगे तो पिथ के सेल्स मिलेंगे और वस्कुलर बंडल अटैच्ड मिलेंगे। और यहां पर ये जो वस्कुलर बंडल है इनके बीच में आपके जो पेरीसाइकिल के सेल्स होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, मेडुलरी रे के सेल्स, जो कि आगे चल के सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जैसे कंजक्टिव टिश्यू पाया जा रहा था डाइकॉट की रूट में, वैसे यहां मेडुलरी रे के सेल्स पाए जाते हैं जो आगे चल के क्या कर सकते हैं, दोबारा मेरिस्टेमेटिक हो सकते हैं। तो ये मेडुलरी रे के सेल्स यहां पर पाए जाते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में आपके हेल्प कर रहे होते हैं। राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लीफ को देखेंगे तो लीफ में दो प्रकार की लीफ होती है। डाइकॉट की लीफ जिसे हम कहते हैं आपका बेसिकली डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल मतलब डॉर्सल सरफेस अलग, वेंट्रल सरफेस अलग। तो जो ऊपर वाला सरफेस है एक लीफ का, इसे हम कहते हैं अडेक्शियल सरफेस, ए डी अडेक्शियल, और यहां पर नीचे वाला जो सरफेस है इसे कहते हैं अबेक्शियल। तो ये जो अबेक्शियल सरफेस है ये यूजुअली ज्यादा स्टोमेटा लेकर बैठा होता है, अडेक्शियल सरफेस यूजुअली कम स्टोमेटा लेकर बैठा होता है। तो यहां हमने कोई स्टोमेटा नहीं बनाया, यहां हमने स्टोमेटा बनाया है। तो इसे डॉर्सी वेंट्रल लीफ क्यों कहा, क्योंकि इसका डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस अलग है। तो डॉर्सल सरफेस पे यहां पर क्या है, स्टोमेटा कम, नीचे वाले सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा, पहला डिफरेंस। दूसरा, जो मीजोफिल सेल हैं, हरे भरे सेल हैं जो ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं लीफ का, ऊपर वाले सेल जो है ये आपके कैसे है, आपके टाइटली पैक्ड है, लंबे लंबे इलोंगेटेड सेल है, इन्हें कहा जाता है पैलिसेड पेरेन्काइमा, पैलिसेड पेरेन्काइमा। जबकि नीचे वाले जो हैं स्पंजी हैं, गोल मटोल हैं, तो इनके बीच में एयर स्पेसिस हैं, तो इन्हें कहा जाता है स्पंजी पेरेन्काइमा। ठीक है, इन्हें कहा जाता है स्पंजी पेरेन्काइमा। और यहां पर वस्कुलर बंडल जो है ये भी आपका प्रेजेंट है। तो एक डाइकॉट पत्ती को देखोगे तो रेटिकुलेट वेनेशन होती है डाइकॉट्स में, यानी आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं सारी वेन्स और वेनलेट्स। तो जो बीच वाली मिडरिब है वो सबसे मोटा वस्कुलर बंडल कैरी कर रही होगी, मोटा पाइप है तो ज्यादा आपका सामान ले जा रही होगी या ला रही होगी। और आपकी साइड में पतली पतली जो वेन्स और वेनलेट्स हैं ये आपकी
बहुत छोटे वस्कुलर बंडल कैरी कर रही होंगी, तो डायमीटर भी इनका डिफरेंट होता है। अगर आप देखें मोनोकॉट की लीफ, तो इट इज बेसिकली आइसो बायलेटरल। आइसो मतलब सेम, बाय मतलब दोनों साइड, तो दोनों साइड ही आपकी सेम है। यहां पर भी बराबर स्टोमेटा पाए जाते हैं एडेक्सियल सरफेस पे, यहां पर भी बराबर स्टोमेटा पाए जाते हैं। यहां पर कोई पेलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा का चक्कर नहीं है, हर जगह एक जैसे सेल्स ही पाए जाते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो कुछ एडिशनल सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बुलिफॉर्म सेल्स ऑन द एडेक्सियल सरफेस, यानी ऊपर वाले सरफेस पे आपके बुलिफॉर्म सेल्स हो सकते हैं, जो कि आपके बड़े बड़े ट्रांसपेरेंट सेल्स होते हैं जिनके अंदर वाटर भर सकता है। तो अगर बुलिफॉर्म सेल के अंदर वाटर भर सकता है तो इनके अंदर वाटर भर जाएगा। कब भरेगा? जब रूट अच्छा खासा वाटर एब्जॉर्ब कर रही होंगी तो कुछ वाटर बुलिफॉर्म सेल को भी दे देंगी। बुलिफॉर्म सेल को पता लग जाएगा कि अगर मेरे अंदर पानी आ गया है, यानी पानी की टंकी भर गई है दोस्त, यानी कि खूब सारा पानी है नीचे, तो ये लीफ को खोल देगा, एक्सपोज कर देगा कि हाँ यार उड़ाओ पानी, खूब ट्रांसपिरेशन करो, नीचे से धनाधन पानी आ रहा है। लेकिन अगर यहां पर बुलिफॉर्म सेल में पानी नहीं रहेगा तो इसे पता लग जाएगा कि नीचे पानी की कमी है, चुपचाप लीव्स को फोल्ड कर लेगा और जो आपका ट्रांसपिरेशनल लॉस है उससे लीफ को बचाएगा, क्योंकि लीफ एक्सपोज्ड होगी तो ज्यादा पानी की खराबी कर रही होगी। वस्कुलर बंडल्स यहां पे यूजुअली सेम साइज के होते हैं, क्योंकि आपको पता है पैरेलल वेनेशन होती है, तो सबसे बीच वाली जो आपकी वेन है दैट इज थिक, लेकिन उसके अलावा सारी मोर और लेस सिमिलर साइज की होती हैं, तो लगभग सेम साइज के आपके वस्कुलर बंडल्स देखने को मिल रहे होते हैं। यानी यहां दोनों साइड्स आपकी अप्रोक्सीमेटली सेम होती हैं। हाँ, बस बुलिफॉर्म सेल जो है वो आपका एडेक्सियल साइड पे पाया जाता है, बट दैट डजंट क्रिएट एनी डिफरेंस, क्योंकि नंबर ऑफ स्टोमेटा एंड आपका स्पंजी जो मेसोफिल है, स्पंजी पैरेन्काइमा है, दोनों साइड पे टक्कर के मौजूद है, तो इट इज आइसोबायलेटरल। यहां दोनों साइड जो है लीफ की वो डिफरेंट है, एक साइड पेलिसेड पैरेन्काइमा और कम स्टोमेटा, दूसरी साइड स्पंजी पैरेन्काइमा और ज्यादा स्टोमेटा, तो यहां पर इट इज कॉल्ड एज डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस आर डिफरेंट, ये आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले अलग अलग टाइप के टिश्यूज को पढ़ा, हमने फिर टिश्यू सिस्टम को पढ़ा, फिर हम लोगों ने बेसिकली कंपेयर किया मोनोकॉट डाइकॉट रूट को, मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम को, मोनोकॉट डाइकॉट लीफ को, और सेकेंडरी ग्रोथ आपका चैप्टर जो है में से पार्ट हट गया है। तो हम लोग उसको यहां नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उससे हम पूरा पीछा नहीं छुड़ा सकते, बिकॉज ये जो मैंने आपको यहां पर बताया ना मेडुलरी रे वाला कॉन्सेप्ट, ये हमें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सताएगा। ये वहां पर आकर दरवाजा खटखटाएगा कि हाँ भैया एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से छोड़कर आए थे, चलो मैं हाजिर हूं। और कॉर्क कैम्बियम का जो सेकेंडरी ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट है वो हमें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला जो टॉपिक है वहां पर फर्स्ट पेज के अंदर ही मिल जाएगा, जहां पर हमें लेंटिसेल्स के बारे में पढ़ना होगा। तो थोड़े बहुत ज्ञान हम वहां पर लेंगे उस चैप्टर के अंदर, जो कि ज्यादा रेलेवेंट रहेगा, इसलिए जानबूझ के मैं यहां पर छोड़ रहा हूं, क्योंकि सिलेबस में है नहीं तो पढ़ने का फायदा नहीं है। हाँ, रिलेटिवली जहां पर आ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट, वहां पर हम काफी डिटेल में उनकी चर्चा कर रहे होंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये प्यारे प्यारे माइंड मैप्स बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। एंड दिस चैप्टर यू नीड टू रीड एटलीस्ट वंस फ्रॉम एनसीईआरटी। एक बार मेरे ऊपर छोटा सा उपकार करना कि एनसीईआरटी खोल करके उससे ये चैप्टर जरूर पढ़ लेना, बिकॉज एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे लगाया हुआ टाइम कभी खराब नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि अरे यार ये चैप्टर तो मैंने 8 घंटे में पूरा किया है एंड आई हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, देन आपकी थिंकिंग थोड़ी सी गलत है। अगर आपने एक चैप्टर पे 8 घंटा लगाया है, आप मान के चलिए कि वो चैप्टर आगे आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। अगर किसी और चैप्टर में आपके 6 घंटे लगने वाले थे तो अब आपके उसमें 5 ही घंटे लग रहे होंगे, तो आपने जो एक्स्ट्रा एफर्ट दिया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने में, ये आपका कभी व्यर्थ नहीं होगा। ये अलग अलग 10 चैप्टर्स में आपका टाइम जरूर बचा रहा होगा, एंड आई कैन अश्योर यू दैट। सो डोंट इवन थिंक ऑफ दिस थिंग कि आप जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टाइम दे रहे हैं तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, या आपको एक चैप्टर को पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है तो आप लैग कर रहे हैं। आप एक्चुअल में अपना फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। जितना मजबूत आपका फाउंडेशन होगा उतनी ही ज्यादा पक्की आपकी इमारत भी बनेगी, उतने ही उसके ढहने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आप भी अगर चाहते हैं आपकी कॉन्सेप्ट्स की इमारत मजबूत रहे और खूब लंबी आपकी ऊपर तक जाए, मंजिल तक आपको लेकर के जाए, तो नीचे फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग तैयार करिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में टाइम देने से कभी मत घबराइए, कभी मत चूकिए। आप हारेंगे नहीं, आप निश्चित तौर पे जीतेंगे, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो काम मैं कर रहा हूं वो सही है। और अगर आप बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं किसी चैप्टर को और वो एकदम जनरल फंडामेंटल चैप्टर है तो घबराइए मत। ये एक कमी नहीं बल्कि एक अच्छी बात है, ये एक एडवांटेज है, ये एक एसेट है। इसको कबूल करिए और आगे बढ़िए।
सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन अप। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो एक बार विपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि आपको ये सेशन कितना पसंद आया है। और अब हम लोग बढ़ रहे होंगे टुवर्ड्स द प्लांट फिजियोलॉजी, यानी अब हम कर रहे होंगे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डिस्कशन, एंड देन आफ्टर हम लोग बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स आवर 12th क्लास बायोलॉजी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।